आज की दुनिया में एक अजीब सी बात है ना? एक तरफ हम तरक्की और ग्रोथ की बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो बताती हैं कि हमारे बनाए हुए सिस्टम कितने कितने नाजुक हो गए हैं। दिसंबर 2025 के मध्य में हम जहां खड़े हैं, वहां हमारे पास कुछ ऐसी ही खबरें हैं, अलग-अलग जगहों से हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ही कहानी कह रही हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है तनाव की, दबाव की। चाहे वो हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम हो, राजनीति का, या फिर हमारे शहरों को चलाने का तरीका। ऐसा लग रहा है कि हर सिस्टम को उसकी हद तक परखा जा रहा है। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो सिडनी से लेकर दिल्ली तक इसी तनाव को दिखाती हैं। तो चलिए इन सुर्खियों की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिखरी हुई घटनाएं मिलकर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली है। सिडनी में वो आतंकी हमला, ये सिर्फ कोई रैंडम गोलीबारी नहीं थी। ये हनुक्का मना रहे यहूदी समुदाय पर एक सीधा हमला था। 16 लोगों की मौत। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि हमलावर एक पिता पुत्र थे। हाँ, और यही इस घटना को और भी भयानक बना देता है। मतलब ये कोई बाहरी संगठन नहीं बल्कि समाज के भीतर से निकला हुआ जहर है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जनसंहार है। ये हमें दिखाता है कि कैसे मतलब मिडल ईस्ट या किसी और जगह का संघर्ष हजारों मील दूर सिडनी के एक उपनगर में एक भयानक हकीकत बन सकता है। और इसमें एक और परेशान करने वाली बात है, ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIO को हमलावरों में से एक के बारे में पहले से जानकारी थी। हाँ, जानकारी थी। तो क्या ये एक तरह का इंटेलिजेंस फेलियर है? इसे सीधे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है। देखिए, जानकारी होना एक बात है और उस जानकारी पर सही समय पर एक्शन लेना बिल्कुल दूसरी। ये घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे हमारे सुरक्षा सिस्टम डेटा और जानकारी के बोझ तले दबे होने के बावजूद कभी-कभी सबसे जरूरी खतरे को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक या गलत आकलन का नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये यहूदी विरोधी भावना और कट्टरपंथ के उस वैश्विक नेटवर्क का सबूत है जो अब लोकल लेवल पर जड़ें जमा चुका है। सिस्टम पर तनाव की बात करें तो ईरान से भी कुछ ऐसी ही खबर है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि ईरानी सरकार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चलती है। ये ईरान की सरकार का पुराना तरीका है। वे दुनिया को दिखाने के लिए कुछ सुधारों का नाटक करते हैं, जैसे नरगिस मोहम्मदी को कुछ समय पहले मेडिकल कारणों से रिहा करना। लेकिन जैसे ही कोई असंतोष की आवाज उठती है, जैसे इस बार एक स्मारक कार्यक्रम में, वे उसे पूरी ताकत से कुचल देते हैं। मोहम्मदी की गिरफ्तारी सिर्फ एक एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश है कि ईरान अपनी दमनकारी नीतियों को लेकर किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला है। ये एक ऐसे राजनीतिक सिस्टम का उदाहरण है जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से इतना डरा हुआ है कि उसे शांतिपूर्ण विरोध से भी खतरा महसूस होता है। और ये तनाव हमें उन जगहों पर और भी साफ दिखता है जहां सालों से संघर्ष चल रहा है, जैसे गाजा और यूक्रेन। गाजा में अक्टूबर के अंत में सीज़फायर हुआ था, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही लग रही है। 360 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो इस सीज़फायर का मतलब क्या है फिर? ये एक क्लासिक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है। मतलब कम तीव्रता वाला संघर्ष। करेक्ट। कागज पर तो युद्ध विराम है, लेकिन जमीन पर हिंसा, मौतें और मानवीय संकट सब जारी है। यहाँ सिस्टम का टूटना और भी साफ दिखता है। सहायता संगठन कह रहे हैं कि इजराइल जरूरत के हिसाब से मदद नहीं पहुंचाने दे रहा, जबकि इजराइल का दावा है कि वो रोज 600 ट्रक भेज रहा है। सच इन दोनों दावों के बीच कहीं फंसा हुआ है। और इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा के अंदर एक नई दीवार बना दी है, जिसे येलो लाइन कहा जा रहा है। येलो लाइन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। येलो लाइन बनाकर IDF जमीन पर एक नई हकीकत तय कर रहा है। ये भविष्य में होने वाली किसी भी शांति वार्ता को उसे शुरू होने से पहले ही और जटिल बना देता है। मतलब वो जमीन पे ही एक नई बाउंड्री बना रहे हैं, जिसे बाद में बातचीत की मेज पर पलटना लगभग नामुमकिन होगा। ये तो
ये तो बातचीत शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय करने जैसा है। बिल्कुल सही। ये एक तरफा कार्रवाई है जो भविष्य में किसी भी टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावना को और कम कर देती है। ये दिखाता है कि कैसे सैन्य कार्रवाइयां कूटनीति पर हावी हो जाती हैं। यही हाल यूक्रेन में भी दिख रहा है। यूक्रेनी सेना ने कुपियांस्क में कुछ इलाकों पर दोबारा कब्जा तो किया है, लेकिन रूस पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रहा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक एनर्जी सीज फायर का प्रस्ताव दिया, जिसे रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, और यहाँ दोनों तरफ थकावट साफ दिख रही है, लेकिन कोई भी हाल मानने को तैयार नहीं है। रूस सिर्फ पोक्रोव्स्क के एक छोटे से इलाके में 1.5 लाख सैनिक झोंक चुका है और भयानक नुकसान उठा रहा है। फिर भी क्रेमलिन का संदेश साफ है, वे किसी भी तरह का समझौता तभी करेंगे जब उनकी क्षेत्रीय मांगें, खासकर डॉनबास पर पूरा नियंत्रण मान ली जाए। ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव एक तरह से ये स्वीकार करना था कि दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर थक चुके हैं, लेकिन रूस इसे यूक्रेन की कमजोरी के तौर पर देख रहा है। ये एक ऐसा गतिरोध है जहां दोनों सिस्टम सैन्य और राजनीतिक एक दूसरे को बस घिसकर खत्म कर देने की कोशिश में लगे हैं। तो एक तरफ युद्ध के मैदान में सिस्टम फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में पूरा का पूरा राजनीतिक सिस्टम ही बदलता दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। चिली में धुर दक्षिणपंथी नेता होजे एंटोनियो कास्ट राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये अर्जेंटीना और इक्वाडोर के बाद इस क्षेत्र में दक्षिण पंथ की ओर एक और बड़ा झुकाव है। कास्ट की जीत का फॉर्मूला बहुत सीधा था। बढ़ते अपराध और आप्रवासन के खिलाफ सख्त नीतियां बनाने का वादा। ये दिखाता है कि जब लोगों को अपनी रोजमर्रा की सुरक्षा और आर्थिक भविष्य की चिंता सताती है, तो वो स्थापित वामपंथी या मध्य मार्गी सरकारों को नकार देते हैं। जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे गैब्रियल बोरिक, वो तो छात्र राजनीति से निकले थे, एक नई उम्मीद की तरह। उनका इस तरह से अलोकप्रिय हो जाना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आदर्शवाद और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। बोरिक सिर्फ 30% की लोकप्रियता के साथ अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। उनकी सरकार अपराध और अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रही, जिसका सीधा फायदा कास्ट जैसे नेता को मिला, जिन्होंने ट्रंप की तरह बड़े पैमाने पर प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया है। ये एक पैटर्न है जो हम दुनिया भर में देख रहे हैं। जब मध्यमार्गीय या वामपंथी सरकारें बुनियादी मुद्दों को हल नहीं कर पाती हैं, तो मतदाता एक मजबूत सत्तावादी नेता की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसी क्षेत्र में ब्राजील में लोकतंत्र की एक और बड़ी परीक्षा चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव नतीजों को पलटने के लिए तख्ता पलट की साजिश का मुकदमा चल रहा है, और वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की हत्या की साजिश का भी जिक्र है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा पल है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुकदमा नहीं है, ये इस बात की परीक्षा है कि क्या एक देश का कानूनी सिस्टम एक पूर्व शक्तिशाली नेता को जवाबदेह ठहरा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक मोड़ है। वो क्या? ब्राजील की संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जो तख्तापलट की कोशिश जैसे अपराधों की सजा को काफी कम कर सकता है। अगर ये कानून बन गया तो बोल्सोनारो की जो 27 साल की संभावित जेल की सजा है, वो बहुत कम हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक सिस्टम खुद को बचाने के लिए कानूनी सिस्टम में हेरफेर कर सकता है। ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक सीधी टक्कर है। तो एक तरफ दक्षिण अमेरिका में जनता सरकारों से नाराज होकर बड़े राजनीतिक बदलाव ला रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में कहानी थोड़ी अलग दिख रही है। यहाँ आर्थिक आंकड़े तो बहुत मजबूत आए हैं। जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े वाकई शानदार हैं। घरेलू मांग, खासकर जो निजी खपत है, उसमें 7.9% की बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% का उछाल। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन फिलहाल तेजी से चल रहा है। और आरबीआई ने भी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है, जिससे लोन सस्ते होंगे और उम्मीद है कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है। कागज पर तो हाँ, लेकिन यहीं पर एक बड़ी चेतावनी छिपी है। मेक्सिको ने भारत से आने वाले सामान, खासकर गाड़ियों और कपड़ों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया है। और ये तब हुआ है जब कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने भी भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए थे। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये मेक्सिको का अपना फैसला है या इसमें अमेरिका के दबाव का भी कोई हाथ है? क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। मेक्सिको भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा कार एक्सपोर्ट मार्केट है। ये कदम भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ घरेलू विकास के दम पर हम लंबी रेस नहीं जीत सकते हैं। हमें अपने एक्सपोर्ट मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए मेक्सिको और दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर तेजी से काम करना होगा, वरना ऐसी बाहरी चुनौतियां हमारी विकास की कहानी पर ब्रेक लगा सकती हैं। और अब उन दो घरेलू घटनाओं पर आते हैं जो इस मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर के पीछे की कुछ और ही हकीकत दिखाती हैं। एक है दिल्ली का वायु प्रदूषण, जो फिर से खतरनाक स्तर पर है, और दूसरा कोलकाता में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान हुआ हंगामा। ये दोनों घटनाएं सीधे तौर पर गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम फेलियर को दिखाती हैं। दिल्ली का संकट हर साल आता है। इस बार भी AQI 500 के पार चला गया और ग्राफ फोर्ड लागू करना पड़ा। ये सिर्फ गाड़ियों या पराली के धुएं का मुद्दा नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे मौसम के बदलते ही, हवा की गति कम होते ही, नमी बढ़ते ही हमारा पूरा शहरी सिस्टम चरमरा जाता है। ये एक स्थायी समस्या है जिसे हम हर साल एक अस्थायी इमरजेंसी की तरह डील करते हैं। और मेसी के दौरे का क्या? कोलकाता में तो पूरी तरह से अराजकता फैल गई। प्रशंसक मैदान में घुस गए, सीटें तोड़ दी। हाँ, कोलकाता का वो इवेंट खराब भीड़ प्रबंधन की एक केस स्टडी बन गया है। और ये बहुत शर्मनाक है क्योंकि ये सिर्फ आयोजकों की नाकामी नहीं थी। फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया ने इसे भारत की VIP संस्कृति से जोड़ा, जहां कुछ लोगों को विशेष एंट्री देने के चक्कर में पूरा क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। और ये VIP संस्कृति हर जगह दिखती है ना? चाहे सड़क पर ट्रैफिक हो या स्टेडियम में भगदड़। हैरानी की बात यह है कि हैदराबाद में सब कुछ ठीक से हो गया। तो ये कलकत्ता वालों की प्लानिंग की कमी थी या बस हमेशा की तरह वाला रवैया? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। हैदराबाद के सफल आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि भारत में बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को सफलतापूर्वक आयोजित करने की क्षमता है। इसने कोलकाता की विफलता को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। ये दिखाता है कि हमारे पास सिस्टम बनाने की काबिलियत तो है, लेकिन उसे हर बार हर जगह लागू करने की इच्छा शक्ति या अनुशासन की कमी है। ये एक तरह का सिस्टमैटिक केओस है, जहां अव्यवस्था ही व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? सिडनी का हमला, ईरान का दमन, युद्ध क्षेत्रों का गतिरोध, दक्षिण अमेरिका की राजनीतिक उथल-पुथल और भारत की अपनी घरेलू चुनौतियां, इन सब में क्या कोई एक बड़ा सबक छिपा है? इन सारी घटनाओं में एक पैटर्न साफ दिखता है, जिसे हम सिस्टम का टूटना या सिस्टम फेलियर कह सकते हैं। सिडनी में इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ, ईरान में राजनीतिक सिस्टम अपनी ही जनता का दमन कर रहा है, दिल्ली में गवर्नेंस सिस्टम हर साल प्रदूषण के आगे घुटने टेक देता है, और कलकत्ता में इवेंट मैनेजमेंट का सिस्टम एक छोटे से दबाव में बिखर गया। ये सब अलग अलग दिखते हैं, पर असल में ये एक ही कहानी बता रहे हैं। हमारे बनाए हुए सिस्टम, चाहे वो सुरक्षा के हों, राजनीति के हों या शहरी जीवन के, अब छोटी छोटी गलतियों या अप्रत्याशित दबाव को भी संभालने की हालत में नहीं है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं या नहीं। शायद सोचने वाली बात यह है कि हमारे वर्तमान सिस्टम इतने नाजुक और आसानी से टूटने वाले क्यों हो गए हैं। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।